ना संजय राउत डरेंगे, ना उद्धव ठाकरे झुकेंगे, ना शिव सैनिक रुकेंगे। भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ जमकर लड़ेंगे। संजय राउत पर घोटालों के आरोप के बाद बार बार ये दावा हो रहा है। वाहे चढ़ाकर चुनौती स्वीकार की जा रही है। संजय के बहाने केंद्र पर जमकर कटाक्ष किए जा रहे हैं। शक्ति का उपयोग किया जा रहा है और अगर ऐसे ही आपका तरीका होगा तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जमाना एक रहता नहीं। सारे लोगों के लिए दिन जो रहते बदलते रहते हैं। अच्छे दिन बुरे दिन, अच्छे दिन कब आएंगे वो बात अलग थी, लेकिन ऐसे लोगों के बुरे दिन तो जरूर आते हैं। और आप जैसे बर्ताव उस वक्त अन्य लोगों के साथ करते हो, शायद उससे बुरा बर्ताव उस वक्त जनता आपके साथ कर सकती है। लेकिन इन हमलों के बीच ईडी की तैयारी पूरी है। कोर्ट से राउत को हिरासत मिलने के बाद सवालों की लिस्ट तैयार है। दावा है कि ईडी के पास सबूतों का अंबार है। चौल घोटाले में राउत के लिंक की फहरिस्त भी तैयार है। राउत पर पात्रा चौल घोटाले में शामिल होने का आरोप है। ईडी ने अदालत में राउत को पेश करके कहा कि जांच की जरूरत है। कोर्ट ने भी ईडी को संजय की 4 दिन के रिमांड भी दे दी। राउत को जो अरेस्ट किया है, मुझे लगता है गए 6-7 महीने से उनकी इंक्वायरी शुरू है। कई बार ईडी ऑफिस में उन्होंने बयान दिया, वहाँ पे उनकी पूरी जांच हुई। उसके बाद ईडी ने पूरी जांच करने के बाद, निष्पक्ष पद्धति से जांच करने के बाद, कल ईडी के कुछ अधिकारी संजय राउत जी के घर पे गए और कल रात को उनको जब 1 बजे अरेस्ट किया गया, तो मुझे लगता है संजय राउत को अरेस्ट करना मतलब इनफ नहीं है। उसके पीछे जो राज छुपे हुए हैं वो भी कई राज बाहर आएंगे। अनिल परब का जो घोटाला है उसमें भी इंक्वायरी शुरू है, वो भी अंदर जाने वाले हैं कुछ दिनों में। और जिस तरह से मातोश्री को खुश करने के लिए जहां उद्धव ठाकरे जी को भी कहीं ना कहीं बड़ा फायदा संजय राउत जी ने पहुंचाया है, जो बीएमसी के माध्यम से बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते थे उसके लिए भी संजय राउत को बिना पूछे कोई कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया नहीं जाता था। उसमें जो कमीशन खोरी हुई है उसमें भी बड़े पैमाने में मातोश्री में भी फंडिंग पहुंचाया गया है। उसमें भी इंक्वायरी होंगी। और मुझे लगता है आज संजय राउत को अरेस्ट करना मतलब कई कंपनियों के धागे धोरे जो है उनसे जुड़े हुए, कई कंपनियों से संबंध है। कई मुंबई के अंदर जो डीपीआर प्लान जो है मुंबई का जो शहर का जो बना है, उस डीपीआर के अंदर कई बिल्डरों को, कई कॉन्ट्रैक्टर को जो फायदा पहुंचा है उद्धव ठाकरे जी के माध्यम से, वो भी बाहर आएगा। सब लोग उसके ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं। अगर गलत नहीं किया तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सच बात है, सामने आ जाएगी। मैंने बहुत पहले एक वीडियो उनका देखा था। उनको पूछा गया था कि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार थी देवेंद्र जी के नेतृत्व में, तब उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। ईडी के बारे में और सीबीआई के बारे में उनको सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने खुद कहा था कि एक स्वतंत्र व्यवस्था है, ये व्यवस्था अपना काम करती रहती है, इसमें कोई राजनीति नहीं होती है। वैसे इसमें क्या राजनीति है? अभी आपको पता है, उनकी जब स्टेट में भी सरकार थी तभी से उनको तो नोटिस जा रही थी। अभी वो बोलते हैं कि मेरा कुछ संबंध नहीं है, और बाला साहब ठाकरे जी की कसम खा के उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भ्रष्टाचार नहीं किया, तो वो सारी बातें सामने आ जाएगी। देखिए, हर व्यक्ति यही बात करते रहता है। जो भी गुनाह में फंस जाते हैं तो यही बात करते हैं, हमको फंसाया जा रहा है, झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। लेकिन न्यायालय में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, हो जाएगा इसके बारे में भी। ईडी का आरोप है कि राउत और वर्षा के अकाउंट में 1 करोड़ रुपया डाले गए हैं। वहीं दादर फ्लैट के लिए राउत के खाते में 37 लाख रुपए अभी ट्रांसफर किए गए हैं। ईडी ने यहां तक भी दावा किया है कि राउत ने सबूत मिटाने की कोशिश की है। ऐसे में माना जा रहा है कि ईडी पूरी तैयारी के साथ राउत से घोटाले के सच उगलवाने के लिए तैयार है। ऐसे में ईडी कैसे राउत का मुंह खुलवाती है, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन वक्त की दुहाई देकर महाराष्ट्र में जिस तरह से खुद को सही साबित करने की कोशिश की जा रही है, उससे तो तय है कि सियासत का पारा मॉनसूनी बारिश में तो कम नहीं होना तय है और मुंबई में एक और सियासी तूफान के ज्वार भाटा में तब्दील होने की पूरी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। जब संजय राउत भगवा गमछा लहराते हुए ईडी के साथ निकले तो अंदाजा हो गया था कि आगे क्या होने वाला है। जब संजय राउत खुली गाड़ी में मुठियां भींचते ईडी के ऑफिस के तरफ जा रहे थे तो तय हो गया था कि आगे क्या होना है। जब घर से निकलते वक्त मां ने आरती की, टीका लगाया तो आभास हो गया था कि कुछ घंटों में क्या होने वाला है।
ईडी की मौजूदगी में जब संजय राउत बालकनी में आकर मीडिया को हाथ हिला रहे थे तो उनका दिल बता चुका था कि अब अगला ठिकाना क्या होगा। और हुआ वही जिसका अंदाजा लगाया जा रहा था, जिसकी अटकलें लगाई जा रही थी। 17 घंटे के एक्शन के बाद आखिरकार ईडी ने मिडनाइट में संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया और मिड डे में कोर्ट में पेश कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। ईडी ने आखिरकार संजय राउत पर शिकंजा कस ही लिया। 17 घंटे के एक्शन के बाद आखिरकार ईडी ने मिडनाइट में संजय को गिरफ्तार कर लिया और मिड डे में कोर्ट में जज के सामने पेश कर दिया। इन सब के बीच ईडी ने संजय से 11,50,000 कैश को भी जब्त कर लिया। केंद्रीय जांच एजेंसी का सियासी नेता पर हाथ डालने का मतलब साफ ही था कि सियासत होना। ऐसे में भ्रष्टाचार के खेल में एजेंसी के एक्शन पर हाई वोल्टेज ड्रामा कैसे ना होता। 17 घंटे की जांच के बाद जब संजय राउत भगवा गमछा लहराते हुए ईडी के साथ निकले तो अंदाजा हो गया था कि आगे क्या होने वाला है। जब संजय राउत खुली गाड़ी में मुट्ठियां भींचते ईडी ऑफिस जा रहे थे तो तय हो गया था कि अब क्या होगा। जब घर से निकलते वक्त मां ने आरती उतारी, टीका लगाया तो आभास हो गया था कि कुछ घंटों में क्या होने वाला है। ईडी की मौजूदगी में जब संजय राउत बालकनी में आकर मीडिया को हाथ हिला रहे थे तो उनका दिल बता चुका था कि अब अगला ठिकाना क्या होगा। और हुआ वही जिसका अंदाजा लगाया जा रहा था, जिसकी अटकलें लगाई जा रही थी। इस पूरे 17 घंटे में महाराष्ट्र में हाई वोल्टेज ड्रामा ही हुआ और ऐसे में संजय का भी सियासत से भरा बयान आ ही गया, जिसका सबको इंतजार था। इतका कमजोर नाही आहे आणि शिवसेना इतकी कमजोर नाही आहे। खरी शिवसेना काय आहे हे आज तुम्ही पाहताय। मेरे खिलाफ जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर पीट पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, ना पार्टी छोड़ेगा, ना शिवसेना छोड़ेगा। सर, एकंदरीत पाहायला गेलं तर शिंदे गटामध्ये जे गेलेले आहेत त्यांच्यावर कारवाई नाही झाली, मात्र तुमच्यावर झालेली खुशी जताई है। संजय शिरसाट ने खुशी जताई है, क्या कहेंगे? नाही, पेढे वाटा। महाराष्ट्र कमजोर होतोय, पेढे वाटा, पेढे। बरं का, महाराष्ट्रावर हल्ले होत आहेत, पेढे वाटा। अरे बेशरम लोक आहेत तुम्ही, लाज वाटली पाहिजे तुम्हाला। यानी संजय राउत का दावा है कि केंद्रीय एजेंसी ने उन पर जो भी आरोप मढ़े हैं वो सब सियासत में लवारोब है। ईडी का छापा साजिश के तहत है। जो भी सबूत बताए जा रहे हैं वो झूठे हैं। संजय ने खुद पर हुई कार्यवाही को साजिश और बीजेपी का षड्यंत्र करार दिया। इधर राउत पर शिकंजे की खबर जैसे ही समर्थकों तक पहुंची तो देर न करते हुए समर्थक राउत के घर के बाहर इकट्ठा हो गए, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और एजेंसी के रास्ते में खड़े हो गए। हालांकि पुलिस ने राउत के समर्थकों को रास्ते से खदेड़ दिया। उधर ईडी का आरोप था कि संजय राउत जांच में सहयोग नहीं कर रहे। सामने आई जानकारी के मुताबिक ईडी ने पूछताछ के लिए ऑफिस में चलने के लिए कहा तो राउत ने सांसद होने का हवाला देकर 7 अगस्त तक का समय मांगा। ऐसे में कद्दावर नेता का सहयोग न करना और केंद्रीय एजेंसी को जांच में सहयोग न करना दूसरी पार्टी के लिए सियासत का मुद्दा बन गया। तो विपक्ष के लिए ईडी पर फिर से कीचड़ उछालने का भी मौका मिल गया। ऐसे में राजनीति की रोटी सेकने से भला कौन पीछे नहीं रहता। जिस तरीके से पॉलिटिकल रणनीति के अनुसार, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के अनुसार, पॉलिटिकल षड्यंत्र के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए स्क्रिप्ट अनुसार ईडी चल रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है। मैं उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब नहीं कहूँगी, मैं उनको एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी कहूँगी। 2014 से जिस तरीके से विपक्ष का गला घोटने की, आवाज़ दबाने का काम हो रहा है उनके तहत, वो निंदनीय है। और मैं कहती हूँ कि सभी लोगों को इसके लिए उठकर आवाज़ उठानी चाहिए। आज ये लोग सरकार में हैं और जिस तरीके से ईडी बिल्कुल उनकी सेवा में लगा हुआ है, तत्पर दिख रहा है, उसी तरीके से आने वाले समय में इन सारे इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज़ होंगे और इंस्टीट्यूशंस का कॉम्प्रोमाइज़ होना देश के संविधान के लिए, प्रजातंत्र के लिए हानिकारक है। हम समय भी वही है, सिर्फ समय चेंज होता रहता है, चेहरे बदल गए हैं हम धर्म के नाम पर, और इन्होंने पावर का दुरुपयोग करके हम जैसे लोगों को जेल के पीछे भेजा। पर आज
सच में जो जेल के पीछे जाने वाले हैं वो उन्होंने करप्शन किया है। अगर देश का पैसा कोई डुबाता है, गरीब की खून पसीने के पैसे अगर कोई इस तरीके से मिसयूज करता है तो उसके साथ में ऐसा ही होना चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से कल हाथ वेविंग करके एक ऐसे देश के कोई हीरो हाथ कर रहे हैं और सभी को आश्वस्त कर रहे हैं कि मैं आपके साथ हूं, करप्शन करने वाले व्यक्ति ने इस तरीका का एटीट्यूड रखना, ये मेरे हिसाब से मुझे गलत लगता है। क्योंकि एक सादे व्यक्ति के घर में अगर एक कांस्टेबल भी पहुंचता है तो उसके घर के परिवार के सभी सदस्य हिल जाते हैं कि मेरे घर पे कौन से कारण ये पुलिस वाले आ गए। पर जिस तरीके से उनका एटीट्यूड था, जिस तरीके से विंडो पे खड़े होके वो अपना हाथ वेविंग कर रहे थे, मैं ताकतवर हूं, मैं लड़ूंगा। आप लड़िए, लड़ने से कोई मनाही नहीं, पर देश का पैसा अगर कोई करप्शन करता है तो उसे इस तरीके का ट्रीटमेंट उसके साथ होना चाहिए। देश की जनता भी ये चाहती है, गरीब लोग जिनके पैसे खून पसीने के पैसे हैं, अगर वो लीडर हो या कोई बड़ा व्यक्ति हो, उनके साथ में अगर वो गलत करते हैं, देश के पैसे डुबाते हैं, तो उनके साथ ये ट्रीटमेंट होनी चाहिए। संजय राउत के ऊपर 3 फौजदारी केसेस कार्रवाई शुरू हो चुकी है, आगे और कितने होंगे, सब दबा के रखे थे दबाव में। मेधा किरीट सोमैया मानहानि का डिफेमेशन केस में संजय राउत गिरफ्तार हो चुके हैं। अगले शनिवार से रेगुलर हियरिंग का प्रारंभ है शिवड़ी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में। स्वप्ना पाटकर के साथ जिस प्रकार से दादागिरी, गुंडागिरी, धमकियां, उसके ऊपर अब कल रात को वाकौला पुलिस स्टेशन ने एफआईआर रजिस्टर्ड कर ली है। पत्राचाल 1200 करोड़ घोटाला में कार्रवाई शुरू है। अभी तो वसई विरार प्रकल्प जो था है, जिसमें पर्ल ग्रुप, यूनिटेक, प्रवीण राउत, वो तो और बाकी है। जो फॉरेन टूर संजय राउत दुबई में कब गए थे, क्यों गए थे, कौन सी होटल में ठहरे थे, वहां क्या मीटिंगें हुई थी, कौन कौन बिल्डर उनसे आके मिले थे, कौन से देश से आके मिले थे, अभी तो इन्वेस्टिगेशन फुल फ्लेज जब शुरू होगा तब पता चलेगा संजय राउत क्या चीज है। अब ईडी एक ऑटोनॉमस एजेंसी है, उन्होंने कुछ चार्जेस लगाकर उनको ऊपर ये किए हैं। उन्होंने बार बार ईडी को इससे पहले भी मिलके उनकी बात साफ साफ रखी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नए कारण निकालकर या कुछ जिनमें तथ्य हो ना हो ये तो अब पता चलेगा आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन संजय राउत बहुत वोकल रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में उनकी भावना, उनकी भूमिका जो रही है, उनका रोल जो रहा है वो कहते रहे। लेकिन इसके बावजूद ये एक मैं समझता हूं कि इन सेंट्रल एजेंसीज को इस तरह से कोर्सिव एक्शन, इस तरह से ये करना ये ठीक नहीं है। एक लोकतंत्र में जो एक अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य जिसको कहते हैं, जो एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसको दबाने की कोशिश है। सवाल उठता है कि आखिर ईडी ने संजय को गिरफ्तार क्यों किया? चोल घोटाला टू जेल का रास्ता। दरअसल मामले की शुरुआत साल 2007 से हुई, जब गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को पात्रा चौल का विकास करने का काम दिया था। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने काम इस कंपनी को दिया। कंपनी को वहां 672 फ्लैट बनाकर देने थे, वहीं करीब 3000 फ्लैट MHADA को देना था, जो कि 47 एकड़ लैंड पर बनना था। लेकिन इसके बाद आशीष कंस्ट्रक्शन पर वहां कोई विकास नहीं करने के आरोप लगे। कंपनी ने ना ही MHADA को फ्लैट दिया, बल्कि पूरी जमीन और FSI 8 बिल्डर को 1034 करोड़ में बेच दिया। यहीं से मामले की शुरुआत हुई। इसके बाद ईडी जब 2020 में महाराष्ट्र में सामने आए PMC बैंक घोटाले की जांच कर रही थी, तो इसमें प्रवीण राउत की कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम सामने आया था। संजय राउत का नाम कैसे आया? इसी के बाद ईडी ने 1 फरवरी को एक मामला दर्ज किया, जिसके बाद एजेंसी ने प्रवीण राउत और सुजीत पाटकर के कुल 60 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद 2 फरवरी को प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया गया था। प्रवीण राउत शिवसेना नेता संजय राउत के दोस्त माने जाते हैं। ऐसे में प्रवीण राउत का नाम PMC स्कैम में भी सामने आने के बाद कई एंगल्स से एजेंसी ने जांच शुरू की, जिसमें पता चला कि प्रवीण राउत की पत्नी के बैंक से संजय राउत की पत्नी के खाते में 55 लाख रुपए भेजे गए। ये पैसे एक लोन के रूप में भेजे गए, जिनके ब्याज का कोई जिक्र नहीं था। पता चला कि इनका इस्तेमाल राउत परिवार ने दादर में एक फ्लैट लेने के लिए किया था। वहीं सुजीत पाटकर और संजय राउत की बेटी एक वाइन ट्रेडिंग फार्म में पार्टनर है।
ऐसे में ये भी पता चला कि पाटकर की पत्नी और संजय राउत की पत्नी ने अलीबाग में जॉइंट जमीन खरीदी है, जो कि ईडी के रडार पर है। इसी के बाद से ही ईडी लगातार इस घोटाले की जांच कर रही थी। संजय राउत को एजेंसी ने कई बार पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन राउत ने हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर पूछताछ के लिए जाने से इनकार कर दिया। ऐसे में अब एजेंसी को खुद संजय को घर से उठाना पड़ा और सच को सामने के लिए हिरासत में लेना पड़ा। लेकिन कद्दावर नेता पर एजेंसी का हाथ डालना सियासत को तो जन्म देता ही है। ऐसे में बयानों का आना और सियासत का गर्म होना देश में काफी समय से चला आ रहा है, तो इस बार भी होना स्वाभाविक है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। स्पेशल प्रोग्राम में यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि अंडरवर्ल्ड की रिपोर्टिंग करने वाले राउत किस तरीके से ईडी के शिकंजे में फंस गए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कभी ये अंडरवर्ल्ड रिपोर्टिंग की एक्सपर्ट माने जाने वाले संजय राउत आज ईडी के शिकंजे में फंस जाएंगे, ये शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। बाला साहेब की आवाज बने राउत महाराष्ट्र के सियासी संकट में कभी ठाकरे का साथ छोड़कर जाते दिखाई नहीं दिए। दिन चाहे अच्छे रहे हो या बुरे रहे हो, संजय राउत हमेशा उद्धव ठाकरे की आवाज बने रहे, और यही वजह है कि आज ईडी का सामना कर रहे सामना के संपादक राउत के संकट में भी उद्धव उनके साथ खड़े हैं। उद्धव ठाकरे का रुख संजय राउत की मैत्री से बाहर आने के बाद सामने आता है। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में शिवसेना नारे लगा रही है। दिल्ली के संसद भवन में शिवसेना शोर मचा रही है। मुंबई में उद्धव ठाकरे सहानुभूति मुलाकातें कर रहे हैं। मुंबई में संजय राउत मौका पाते ही भगवा गमछा लहरा रहे हैं, और उद्धव ठाकरे ने भी कह दिया है कि घोटाले के आरोपी संजय राउत पर उन्हें गर्व है। शक्ति का उपयोग किया जा रहा है, और अगर ऐसे ही आपका तरीका होगा तो मैं यही कहना चाहता हूं, जमाना एक रहता नहीं, सारे लोगों के लिए दिन जो है बदलते रहते हैं। अच्छे दिन बुरे दिन, अच्छे दिन कब आएंगे वो बात अलग थी, लेकिन ऐसे लोगों के बुरे दिन तो जरूर आते हैं, और आप जैसे बर्ताव उस वक्त अन्य लोगों के साथ करते हो, शायद उससे बुरा बर्ताव उस वक्त जनता आपके साथ कर सकती है। तो मेरी विनती है कि जो भी विचार अगर आपके पास है, सोच आपके पास है, जनता के सामने आइए। हमारी सोच जो भी है हम जनता के सामने रख रहे हैं, आप भी सोच रखिए और जनता के ऊपर फैसला छोड़ दो। जिसको प्रजातंत्र कहते हैं, जरा मतलब पूर्ण तरीकों से उसे प्रजातंत्र कहते हैं। ये अगर आप ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, तो फिर प्रजातंत्र कहाँ रहा? जितने हमारे सारे लोग गए हैं, मैंने कहा कि वो तो गए, उनके हमाम में गए हैं, हमाम में गए हैं वो। अब वो मजा ले रहे, लेने दो, लेकिन जब पानी बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे? मुझे संजय राउत पर अभिमान है, और बाला साहब का असली सैनिक सिर्फ वो पिक्चर देखने के लिए, ठीक है पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन ये झुका नहीं। जो झुकने वाले थे वो हमाम में चले गए, और झुकने वाला कभी शिवसैनिक नहीं हो सकता। जो भी लोग कह रहे थे कि हम बाला साहब की जो भी हमारे पास एक शिक्षा थी, शिक्षा म्हणजे मराठीतली नाही, शिकवण ज्याला म्हणतो, उसके ऊपर हम हमारा
आगे की दिशा तय कर रहे हैं, तो ये बाला साहब ने दिखाई नहीं, दिशा नहीं है। मुंबई से दिल्ली तक शोर है, संग्राम है, सियासी आरोप है और इन सब के बीच जारी सरकारी कार्रवाई जारी है। लेकिन जब बात साथ की हो तो ठाकरे के संकट मोचक के साथ ठाकरे ही खड़े हैं। ही जी काही मंडळी आहे ना, जी आपल्या महाराष्ट्राला खाली पाडू इच्छिते, महाराष्ट्राला फोडू इच्छिते, महाराष्ट्राचे 5 तुकडे करू इच्छिते, ही मंडळी आपल्यामध्ये तर वाद निर्माण सुरू करायला लागली। म्हणजे काल उद्धव साहेबांचं तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स पण बघितली असेल की जी आपली एकजूट आहे ती तोडायची, मराठी माणसाला वेगळं करायचं, शिवसेनेला फोडून टाकायचं, शिवसेनेला संपवून टाकायचं। यूं तो संजय राउत शिवसेना की पत्रिका सामना के संपादक हैं, शिवसेना के उद्धव गुट के सांसद हैं, प्रवक्ता हैं, लेकिन उनकी पहचान इन सब से कहीं ज्यादा है। संजय उद्धव के सिपह सलार हैं, उद्धव के संकट मोचक हैं, उद्धव वाली शिवसेना के वफादार हैं, बाला साहेब की आवाज है। जब जब ठाकरे परिवार पर कोई आंच आई, संजय हमेशा साथ खड़े हुए, चाहे महाराष्ट्र में सियासी संकट हो या उद्धव के बीमारी के दिनों में सीएम की कुर्सी पर दागी सवाल हो। गुवाहाटी जाने वाला नहीं हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है उनके साथ खड़ा रहूँगा और उनकी साख बचाने के लिए आखिरी सांस तक मैं लड़ता रहूँगा, चाहे मुझे आप गोली मार दो या मुझे जेल डालो। जिसके महबूबा मुफ्ती के साथ संबंध है, जो प्रो पाकिस्तान है, हाँ, आप ऐसे लोगों के साथ कैसे संबंध रख सकते हैं जो पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स रखा, 40 जवानों की हत्या हुई और आप आरडीएक्स किसने रखा ये आपको पता नहीं है। ये सरकार को ऐसे लोगों के साथ आप इस तरह। उद्धव के खिलाफ जब अपनों ने बिगुल फूंका, तब भी संजय उद्धव के साथ खड़े नजर आए, ठाकरे परिवार की आवाज बनते नजर आए। और जब सरकार बनाने के लिए बीजेपी शिवसेना के संबंध बिगड़े तो गठबंधन टूटने की बारी आई, तब भी साथ खड़े नजर आए। और तो और दिल्ली और महाराष्ट्र के बीच उद्धव के विपक्ष से लिंक कराने वाले राउत ही थे। उनका जमीर, उनका आत्मा मर चुका है और जिनका आत्मा मर गया होता है उनका सिर्फ शरीर रहता है, उनका कोई फायदा नहीं होता, कोई वजूद नहीं होता। ऐसी बॉडी, ऐसे शरीर यहाँ आकर क्या होगा? उनका तो सिर्फ पोस्टमार्टम होता है। लोग उनके विचारों का और उनके कृति का पोस्टमार्टम करते हैं। ये मैंने कहा, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। यही वजह है कि जब जब ठाकरे पर आंच आई, राउत साथ नजर आए। ऐसे में आज जब सरकार उद्धव के हाथ से निकल गई तो संजय ही सबसे पहले एजेंसी के रडार पर आए। अब भले ही इसके पीछे सियासत हो रही है, लेकिन एजेंसी के पास भी राउत के खिलाफ सबूत हैं। और ऐसे में घोटाले की आंच राउत और उद्धव को कितना जलाती है, ये तो भविष्य के गर्त में है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।